वालेकुम, मैं हूं अरसलान खोकर। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। मुल्क के चंद सुलगते इश्यूज के ऊपर सियासी मैदान में बड़ी हलचल है। पीडीएम खम ठोक कर हुकूमत के पीछे पड़ती दिखाई दे रही है। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ आज कराची में मैदान सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम रहनुमा जमकर बोले, लेकिन शेख रशीद को शिकवा है कि पीडीएम ने बड़ी देर कर दी जलसे शुरू करने में। दूसरी जानिब हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी घबराना शुरू हो गए। काफ लीग और एमक्यूएम की सफ़ों से घबराहट वाज़े दिखाई दे रही है। और कराची की सियासत में अहम तब्दीली ये है कि कराची की बड़ी जमात एमक्यूएम, जो कुछ अरसे से टूट फूट का शिकार थी, अब उसकी यूनिफिकेशन की कोशिशें की जा रही हैं। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार एक्शन में आ गए और एक अशरे से दुबई के मजे उड़ाने वाले साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से मुलाकात की। देखते हैं ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। हुकूमत की जानिब से अहम मामलात में कानून साजी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से रुजू किया गया। उन्होंने भी स्पीकर असद कैसर के खत का जवाब देने का फैसला कर लिया। अब वहां भी देखेंगे कि आखिर जवाब क्या मिलता है। मामला एनएफसी का हो तो अवार्ड के हवाले से अहम खबर यह है कि जुलाई से सितंबर वफाक ने सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत 807 अरब फराहम कर दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने की बातें बहुत हो रही हैं। आज वज़ीर आज़म ने जनूबी बलूचिस्तान के तरक्याती पैकेज पर इजलास बुला लिया था, उस पर भी बात होगी। खेल के मैदान से अच्छी खबर यह है कि शोएब अख्तर और डॉक्टर नौमान नियाज में मुआफ़ी तलाफ़ी हो गई, वो भी फवाद चौधरी साहब के घर पर। बात करेंगे कि क्या इन दिनों अब पीटीवी की स्क्रीन पर वापसी इन दोनों की होने जा रही है, और क्या डॉक्टर नौमान नियाज एक बार फिर अपने तमाम तर भारी भरकम ओहदों के साथ जलवा अफरोज़ होंगे। एक और कौमी हीरो हमें छोड़ गए। मारूफ अदाकार सोहेल असगर अब हम में नहीं रहे। उनकी ज़िंदगी की यादें ताज़ा करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी आज नज़र डालेंगे। और भारत को कैसे भूल सकते हैं जिसने आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर अपने तमाम हमसायों का जीना हराम कर रखा है। अब गिनती उल्टी शुरू होती दिखाई दे रही है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं फैसल हकीम, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं ओन शिराजी, हमारे रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके साथ साथ कामरान चौधरी हमारे रिपोर्टर हैं, महंगाई और मुख्तलिफ बीट्स पर कवर करते हैं। और कोयटा से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकर ने। अच्छा जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी जिस पर बात करेंगे। मेरा ख्याल है सबसे पहले हम बहुत सारे मामलात में जब बात करें, अच्छा अदनान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया पेशावर से। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसकी सूरत हाल उनसे भी जानेंगे। फैसल भाई, मेरा ख्याल है शुरू बहुत सारे बड़े मामलात जहाँ हैं वहाँ पीडीएम वाले मामले से ज़रा आज शुरू करते हैं और फिर ज़रा आगे बढ़ते बढ़ते और बहुत सारी चीज़ों पर बड़ी तेज़ मुतारिक हो रही है। सर, पीडीएम कराची में पावर शो हो रहा है, सारा कुछ ठीक है। जब से मैं देख रहा हूँ वो जो 2 बिल पास हुए हैं, हुकूमत मुखालिफ बिल जो पास हुए हैं, उसके बाद से ये बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ने शाहिया भी दे दिया, मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो से भी मिल लिए। अच्छा, जहाँ पर ना मिलने की बातें, गलत कहना एक दूसरे को, ये सियासत का हिस्सा है, लेकिन ये एकदम से तेज़ी क्यों? देखिए, जो सूरत हाल थी वो 1-2 दिनों की बात नहीं है। ये काफ़ी अरसे से सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है और हुकूमत की पे दर पे जो महंगाई पर काबू करने की कोशिशें थी वो भी नाकाम हो गई और अपोजिशन को एक अच्छा इशू मिल गया महंगाई का। उस इशू को लेकर अपोजिशन जो है वो इकट्ठे आगे चली है और कुछ जो मुतहरक हुए मौलाना फजल रहमान, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो खुर्शीद शाह है उनकी रिहाई के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आ गई मुलाकातों में। खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान से मिले, उसके बाद नून लीग की क़यादत से मिले, अपनी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उससे मिले, और उन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए चंद दिनों में एक ऐसा मैदान सजाया कि वो सारी अपोजिशन एक दफ़ा फिर जो है इकट्ठी होती नज़र आई। और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी हुई मंगल वाले दिन, जो 2 बिल जो है अपोजिशन के कौमी असम्बली से जो है वो पास कराने में कामयाब हुए। और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर की तरफ से शैया दिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसमें चले गए, उनसे मुलाकात की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान के साथ इसी तरह की मुलाकात, और ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो दोबारा एक दफ़ा फिर जुड़ता नज़र आ रहा है पीडीएम की सूरत में। और शायद कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम में जो है वो वापसी होने जा रही है, और ये वापसी जो है
वो तयन करेगी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ होगी। बिलखसूस जो अपोजिशन की सियासत है उसका तयन हो जाएगा। आज जो जलसा हुआ है उसमें भी अब अगर देखें तो जितने भी लीडर्स थे, बिलखसूस मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी या जो भी दीगर लीडर्स थे, उनका एक इशू था और वो इशू उन्होंने बड़े जंप कर बोले हैं। उसमें वो है एक आपका महंगाई का, जितनी तेज़ी से महंगाई में इजाफा हो रहा है, डॉलर की उड़ान आप देख लें, उसके साथ चीनी देख लें, आटा देख लें, हर जगह आपको या तो कीमतों आसमान से बातें करती नज़र आएंगी या आपको किल्लत नज़र आएगी। अब रावलपिंडी में जो है वो आटे के बहरान की बातें हो रही हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि चीनी जो है वो 140 से 160 के दरमियान है, कीमतें कंट्रोल नहीं हो रहे, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो अवामी मसाइल हैं उस पर तवज्जो ना होने की वजह से इस वक्त एज मिल रहा है अपोजिशन को कि वो बात करने में आसानी समझे। ज़रा मोहन शराजी साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के शिकवे पर थोड़ी सी आपसे बात करूँ। वो तो कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी है जलसे करने में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं है इन जलसों से, लेकिन हुकूमत की बेंचेस में घबराहट भी है। देखिए अरसलान, बिल्कुल अब जो शेख रशीद अहमद का बयान है ना, मैं उसको दूसरे तनाजुर में देखूंगा। शेख रशीद अहमद को घबराहट तो है, अब घबरा तो रहे हैं। पहले जब PDM पहले भी जलसे करती रही है, लाहौर में जलसा किया, कराची में किया, क्वेटा में किया, पूरी तरह PDM जो थी वो एक्टिव थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत के पांव उखड़े नहीं थे। अच्छा, मैं चाहूँगा 1 मिनट देते हैं शराजी साहब, ज़रा नाजरीन को भी बता दें कि किस तनाजुर में ये सारी बात हो रही है। सुनवा भी देते हैं शेख रशीद अहमद साहब ने क्या कहा था, प्लीज़ सुनवाइएगा। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफ़ा फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे। पंजाब के वापस लेने पर हमने वो समरी लॉ मिनिस्ट्री से वेट करा के कैबिनेट में भेजी और वो उस पर जो कालदम की पाबंदी है ख़त्म होगी। अच्छा, कानून साजी वाले मामले पर भी मैं बात करूंगा शराजी साहब थोड़ा आगे चल के, लेकिन अभी जो ये वाला बात है उन्होंने शिकवा तो किया। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा घबरा रहे हैं, किस किस्म की घबराहट? मैं वही बताने जा रहा था कि जिन लोगों की अपनी वजारतें खतरे में आए हैं ना, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और शेख रशीद साहब उनमें से एक हैं जिनकी वजारत को काफ़ी ख़तरा है, और वो शो ये करवा रहे हैं कि शायद वो घबराए हुए नहीं हैं। क्यों घबराए हुए हैं मैं बताता हूँ आपको कि दोनों जमातें जो मरकज़ी जमातें हैं, जिनमें एक काफ लीग और मरकज़ी इत्तेहादी जमातें और दूसरी MQM, दोनों जमातें इस वक्त हुकूमत से डिस्टेंस कर रही हैं। आपने देखा कि जो जॉइंट सेशन था, सिर्फ इस वजह, कोई ये नहीं कि अपोजिशन का बड़ा जी कोई वजन पड़ गया और अपोजिशन से हुकूमत डर गई, खान साहब पीछे हट गए, ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं थी। असल में हुआ ये कि जब अपने इत्तेहादी पीछे हटे, जब MQM ने कहा हमने मुशावरत करनी है, जब काफ लीग ने बड़ा बेहतरीन अपना पत्ता खेला और उन्होंने कहा कि जी अभी तो हम ये वोट नहीं दे सकेंगे, अभी तो आप हमारे साथ वो वादे ही पूरे नहीं किए जा रहे, हालांकि मोना सिलाई साहब को भी वजारत मिल गई, आप हमारे साथ वादे ही नहीं पूरे कर रहे, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को पीछे हटना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ इसमें ऐड करें शराजी साहब, एक चीज़ ऐड करें। गुज़िश्ता रोज़ वाला इजलास की भी कहानी थी, और ज़ाहिर ख़बर आप सारे हजरात की ख़बरें हैं ये, उसमें तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि ज़रा अपोजिशन से बैकफुट करें और ज़्यादा आगे चढ़ चढ़ के ना बोलें। अभी ये क्या हो रहा है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं अच्छा टाइम तो वो था जब मौलाना फजल रहमान धरने पर आए थे, तो आप सारे धरना दे देते। सर अच्छा टाइम वो नहीं था, उस वक्त एक पेज था, आज वो एक पेज हमें उस अंदाज में नजर नहीं आ रहा है। अब आपने DGISI की अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लिया है, कब ट्वीट हुआ, कब आपने जाके उसको कितना टाइम लिया, अभी भी 20 तारीख को जाके बाकायदा ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स होगी। तो अब वो उस अंदाज में चीज़ें, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो पहले नजर आ रही थी ना इमरान खान साहब के लिए, अपोजिशन तो मैं ये कहूँगा नाकाम किस्म की अपोजिशन है इस अब उसमें शेख रशीद साहब से इसमें एग्री हूँ, लेकिन इतनी कमाल की हुकूमत है, इतनी कमाल की हुकूमत है कि वो अपनी अपोजिशन खुद दी है। आप इनके काम देख लें, जो ये काम करते हैं वो दरअसल अपोजिशन ने इनको क्या टफ टाइम देना है, ये अपने लिए खुद ही मसाइल। चलो मैं साहब और 2-3 चीज़ें भी हैं, चूंकि हमारे और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले ज़रा कामरान साहब मुझे ये बताएं कि आज मैं सुन भी रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी उस पर ही बात कर रहे थे, और वैसे हकीकत भी है, लोग अपने बच्चे तक बेच रहे हैं असेंबलियों के सामने खड़े होकर। आज तो एक पुलिस वाले ने रिश्वत वाले मामले पर भी अपने बच्चे उठा रखे थे कि मैंने इलाज कराना है अपने बच्चे का, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, 50,000 रिश्वत मांग रहे हैं।
इस वक्त महंगाई की सूरत हाल, दूसरी तरफ जो फैसल मैंने शुरू में एक इशारा किया था, गुज़िश्ता रोज़ हमने उस पर बात की थी, आटे का बहरान पैदा हो रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद यानी मेजर सिटी आपकी विफाक है, अब आपको आटा सरकारी निर्खों पर नहीं मिलेगा। आज ही मेरी फैसल भाई बात हुई है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से, उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया अब आपको जो आटा मिलेगा वो ओरिजिनल रेट्स पे मिलेगा, सरकारी निर्ख भूल जाएं। देखें अरसलान, आपने बातें जितनी भी की हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात में थोड़ा सा जो है वो पहले शेख साहब की बात हो रही थी, तो शेख साहब को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो सच्ची बातें करते हैं। जो अपोजिशन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे राइट पोजीशन होती है। अपोजिशन के लिए उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। अपोजिशन को 3.5 साल के बाद ख्याल आया है कि महंगाई की शरह जो है वो 17% क्रॉस कर गई और आम आदमी जो है वो भूखा मर रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अपोजिशन अक्सर इशारों के इंतजार करती है, इंतजार करती है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो 3 साल दौरे हुकूमत गुजरा है, इसमें ये बड़ा एक ना अनोखा सा वाक़या हुआ है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है वो अपने अपने जो उनकी वो बिल्कुल उसमें जो है वो दोनों नाकाम हुई हैं। हुकूमत जो है वो कारकर्दगी दिखाने में और अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे दबाव डालने में। अवामी इशूज़ पे जो है वो बिल्कुल अवामी इशूज़ पे जो है वो हमेशा से अपोजिशन का जो किरदार रहा है, जितने भी जमहूरियत वार गुजरे हैं उनमें वो बड़ा वाज़ेह है कि अपोजिशन जो है वो हमेशा से हुकूमत पर दबाव डालती है, ख़ास करके जो अवामी इशूज़ होते हैं। आज चीनी 160 रुपये किलो है और अगर शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो कराची में जाके कह रहे हैं तो उनको शायद कुछ इस तरह के हालात या शराजी साहब की जो बात है कुछ इशारे हुए होंगे, तो उसके बाद उनको ये ख्याल आया, इससे पहले ये ख्याल नहीं आया था। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये हुकूमत जो है वो पहले बहरान पैदा होने देती है, उसके बाद उस बहरान को लेके जो है वो मासूम बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था इस बात का। अब ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद 2 शहरों में आटे का बहरान पैदा होने जा रहा है अरसलान, ये बहरान जो है वो शायद ये चीनी वाला बहरान जो है इससे भी बड़ा हो। अभी जो है वो सरकारी नर्ख जो है वो 1100 रुपये हैं 20 किलो आटे के थैले के। मुशर्रफ साहब के जो आखिरी दौर में होता देखा गया, अगर आप लोगों को याद हो, आटे के बहरान से वो मामला शुरू हुआ, तो हम फिर कुछ ऐसा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, आपका जब मुशीर ख़जाना कह रहा हो कि डॉलर का रेट अगर आपने पूछना है तो जाके पूछें गवर्नर स्टेट बैंक से। 176 रुपये पे आपका डॉलर चला गया, कर्ज आपके बढ़ रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं कामरान, ये वो है जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप खरीदने जाएं डॉलर एक तो मिल नहीं रहा जी ओपन मार्केट में, तो वहाँ 180 182 तक का भी है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं और गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं इससे फायदा हो रहा है जी, समंदर पार ओवरसीज पाकिस्तानी को जब फायदा हो रहा है। अब ये ऐसी चीजें सब साथ बैठे हुए उस वक्त जब फायदा हो रहा था। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी से जो है वो डायरेक्ट लिंक करती है और इनका कहीं ना कहीं पे जो है वो असर भी पड़ता है। एक वजीर होना और वजीर होकर इस तरह के बयान देना, गवर्नर स्टेट बैंक होना और गवर्नर स्टेट बैंक के लिए जो है वो अभी तक आपने देखा होगा कि IMF ने पैसे भी नहीं दिए कि वो उनको जो है वो मजीद पावर्स दी जाए, मजीद जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक को जो पूरे मुल्क की ऑटोनमस बॉडी बन जाएगी, उसके बाद आप उससे कुछ पूछ नहीं सकेंगे, कानून साजी वाला। और शौकत तरीन साहब का मैं उसी पूरी रिपोर्ट में पढ़ा था, उन्होंने कहा था ये गले का फंदा बन जाएगा, ये वजीर खजाना खुद कह रहे हैं। कामरान, मैं थोड़ी सी चीज़ें और भी आपसे, अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल गनी काकड़ साहब, बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर हमेशा से बात होती रही है, अब क्यों तेज़ी आ रही है गवर्नमेंट के आखिरी टाइम पर? अब तो 1-1.5 साल रह गया, क्या तरक्याती मंसूबे हो पाएंगे? और तरक्याती मंसूबों पर जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इस पर तवज्जो ज़रा तेज़ी से दें, क्या तरक्याती मंसूबे? PSDP की मद में अब तक क्या हुआ? बजट आया, सूबाई बजट आया, NFC की मद में उसका हिस्सा मिल गया बलूचिस्तान को, लेकिन काम क्या हुआ सिवाय इसके कि जाम कमाल साहब जाएँ और बजिंजो साहब आ जाएँ? देखिए असल सबसे बुनियादी बात यहाँ पे ये है कि बलूचिस्तान के हालात अगर आप उसका कंपैरिजन करें मुल्क के दीगर हिस्सों से, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली यहाँ देखने को इसलिए मिलेगी कि एक तो बलूचिस्तान के हालात से कुछ लोग नावाकिफ होते हैं और मरकज़ में कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जो बलूचिस्तान में आके जब आप सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो वो अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। आपने बात की कि डेवलपमेंट की बात मौजूदा हुकूमत कर रही है, अगर डेवलपमेंट की बात ही थी तो जो वज़ीर आला यहाँ पे सर्व कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो इक़दाम किए, उन्होंने यहाँ पे PSDP से जो सैकड़ों जाली स्कीमात निकाली, उस वज़ीर आला को फिर क्यों हटाया गया? और उसके हटाने में PTI की मौजूदा जो क़यादत है वो बराह रास्त मुलविस है और ये बाकायदा इसकी जो ये इंकशाफ जो है ये जाम कमाल साबिक वज़ीर आला खुद करते रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से बार बार ये मुतालबा भी किया, उनसे दरख्वास्त की कि बलूचिस्तान के ये हालात जो है सियासी इनमें मुदाखलत की जाए ताकि यहाँ पे जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा सके, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब जब क़ुद्दूस बज़ंजो ने बतौर वज़ीर आला चार्ज संभाला तो ज़ाहिर दावे तो बहुत होते हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि बलूचिस्तान के लिए जो फंड्स हैं वो
बहुत कम है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और उनके एक वजीर हैं सरदार अब्दुर्रहमान केजरान, उनकी तो बाकायदा ये बात भी सामने आई, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट में ये दावा किया कि मरकज़ हमें यूनियन काउंसिल के तौर पर डील कर रही है, जो कि एक गलत तरीका है। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे को अगर यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर ये कहकर दावा कर रहा है कि इस सूबे को एक यूनियन काउंसिल के तौर पर डील करने की कोशिश की जा रही है, तो हकीकी जो अच्छा गनी साहब एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, गनी साहब जहां पर आप मुझे वो बयान भी बिल्कुल याद है खेतरान साहब का, और जब परवेज खटक साहब गए थे जाम कमाल साहब के हटने के बाद, ये नई गवर्नमेंट के बनने से पहले, तो ये वो तो विफाक से गए थे, तो फिर जब यूनियन काउंसिल की बात करते हैं किस तरह कर लेते हैं फिर ये बात, उनसे नहीं करते कि हमें यूनियन काउंसिल के तौर पर आप डील कर रहे हैं और हम आपके इत्तेहादी भी हैं? असलन सबसे अहम बात यह है कि ये जो दावे सामने आ रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं जो वही हुकूमत जब वो उनका हिस्सा थे साबका दौरे हुकूमत में, जब जाम कमाल की मखलूत हुकूमत थी बलूचिस्तान में, तो वो जाम कमाल के गुल गाते हुए नहीं थकते थे। अब जब वो इक़्तिदार का हिस्सा बने इस दूसरी हुकूमत में, तो वो यही दावे कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि बलूचिस्तान पर अगर फंड्स खर्च किए जाते तो आज सूबे की पसमानदगी की ये हालत नहीं होती, यहाँ तबाही की ये हालत नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाइए कि सूबे के वो इलाके जो तरक्की याफ्ता इलाके कहलाए जाते हैं, जहाँ पे दावे किए जाते हैं कि वहाँ पे काम किया गया है। साबका दौरे हुकूमत में जब पश्तूनख्वा मेयर की हुकूमत थी, यहाँ पे मखलूत हुकूमत, उस दौर में उनके ही हल्के में महमूद खान अचीज़े के हल्के में वहाँ पे उनके एक जो हरीफ हैं उन्होंने बाकायदा ये दावा किया और चैलेंज किया महमूद खान अचीज़े, क्योंकि 20 अरब से ज़्यादा जो रकम है खती रकम उन्होंने एक ज़िले में खर्च करने का दावा किया है। आप अब जब वहाँ जाते हैं किला अब्दुल्ला के उस इलाके में गुलिस्तान में, आप यकीन जानिए कि वहाँ पे आपको उस पूरे जिले में एक बेसिक हेल्थ यूनिट दिखाई नहीं देता। तो ये खर्च कहाँ हुए हैं? ये तो यकीनन सिर्फ कागजात में खर्च किए गए होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर बात की जाए तो यहाँ पे बलूचिस्तान में जो दावे किए जाते हैं फंड्स के खर्च होने की, वो सिर्फ कागजात की हद तक ही महदूद है। अब इमरान खान साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो हिदायत करने जा रहे हैं और बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत को उन्होंने ये कहा है कि अब एक नया पैकेज वो इंट्रोड्यूस कराएंगे उन इलाकों के लिए जो तरक्की से महरूम रहे हैं। माजी में भी इस तरह के बहुत पैकेजेस दिए गए, मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक जो भी पैकेजेस आए हैं वो यहाँ पे खुरबुर्द की नज़र में है, अरबों रुपए की करप्शन भी है। आप देखें कि एक वजीर जो इस वक्त पिछले दौर में जो वजीर थे मौजूदा दौर में उनको यहाँ पे मुशीर के तौर पर दिया गया है ज़ियाउल्लाह लांगो, उनके भाई मुशीर खजाना थे और उनके दौर में आपने देखा कि खजाना का कितना बड़ा करप्शन सामने आया। अब अगर सूरत-ए-हाल ये है कि गुड गवर्नेंस की कि आप एक करप्शन में नामजद शख्स को दोबारा उसी ओहदे पर रखते हैं, तो किस तरह आप दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में अच्छा मैं गनी काकर साहब मैं इसी इशू के साथ थोड़े से और भी सवालात हैं आपसे, मैं जरा आता हूँ। अदनान शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान शाहिद, चलें जी, फाइनली फिर बल्दियाती इलेक्शन वाला मामला भी किसी तरह बैठा, तो क्या हकीकत में किसी तरह बैठ रहा है बल्दियाती इलेक्शन वाला मामला? जी बिल्कुल अरसलान भाई, जहाँ पर पूरे मुल्क में जो है वो सियासी जुमातों की गहमा गहमी है, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर भी जो बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बाकायदा तौर पर पहले मरहले में जो है वो इंतखाबाती दंगल जो है वो सजेगा। 19 दिसंबर को जो है बाकायदा तौर पर इंतखाबात होंगे। सूबे की 66 तहसीलों में 2448 नशिस्तें हैं, उस पर 2382 विलेज और नेबरहुड जो है वो 42,176 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने में बेहद ताखीर का शिकार दिखाई दे रही थी, जिस पर जमात इस्लामी की जो सेनेटर हैं इस वक्त के मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने बाकायदा तौर पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, जिस पर बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था कि इंतखाबात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के जो हैं वो बाकायदा तौर पर करवाए जाएं। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर भी जो तहरीरी नोटिस थे वो जारी किए गए थे कि जो इलेक्शन है वो जुमाती बुनियादों पर किए जाएंगे, गैर जुमाती बुनियादों पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत नहीं की गई थी, जिस पर कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो थी वो थोड़ी सी मजीद जो थी वो टेंशन में आ गई, क्योंकि अगर हालिया महंगाई का
देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है, क्योंकि अगर आपको यहाँ की बात करें तो इनकी गवर्नमेंट की तकरीबन 8 साल हो गए हैं। पहले 5 साल जो सिर्फ केपी में इनकी हुकूमत थी, मगर अब 3 साल में जो तहरीक इंसाफ का जो हवा थी वो काफ़ी तब्दील सी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से आजिज़ आ गए। मगर देर आए दुरुस्त आए, अभी जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का बाकायदा तौर पे सूबाई हुकूमत ने भी फैसला जो है वो तस्लीम कर लिया है। 2 मराहिल में बाकायदा तौर पर ये इंतखाबात किए जाएंगे। पहले मरहले में नेबर और विलेज हुड काउंसिल्स के बाकायदा तौर पर इंतखाबात जो है वो 19 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। इसी तरह जो दूसरा मरहला है वो 25 जनवरी से जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज होगा। अगर ओवरऑल इसकी डिटेल बता दूं तो तहसील चेयरमैन के लिए 1500 जो जायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें हिस्सा लिया है। जनरल नशिस्तों के लिए 21,025 कागजात जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए हैं। पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है उसमें खवातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अब तक तकरीबन जो क्योंकि 10 नवंबर तक जो थे वो कागजात जमा करवाने थे, तो खवातीन के लिए 4214 जो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अपने कागजात जमा कराए हैं। इसी तरह लेबर किसान की नशिस्त के लिए 8023 अफराद जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कागजात जमा कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि हम यूथ को आगे लेकर आएंगे, क्योंकि यूथ जब आगे आएगी तो जो मसाइल हैं वो खत्म होंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं उसमें भी यूथ जो है इंतहाई बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, और अब तक तकरीबन सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो यूथ के हैं, यंगस्टर्स हैं, और वो आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जो खैबर पख्तूनख्वा और खास तौर पर पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो हम तब्दील करके रहेंगे, करप्शन हटाएंगे। तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नशिस्तें हैं वो यूथ की है। अब तक तकरीबन 6745 अफराद जो हैं नौजवान उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई है। हमारे जब भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं अकलियत को जो है वो हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या दीगर ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि बिल्कुल मुतासिर होती है क्योंकि उनको फंड्स जारी नहीं किए जाते, उनके इलाके के मसाइल होते हैं। तो इस बार जो है हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो अकलियत के लोग हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और तकरीबन 364 अफराद जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है कागजात जमा करवाए। चले अदनान, आप सारे हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे जो कानून साजी, इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बीच जो मामला बना उस पर भी बात करके देखेंगे। असद कैसर साहब ने ख़त लिखा है, उस ख़त का जवाब भी मुतवक्के है, फैसला कर लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। नवाज नियाज़ साहब वाले मामले और शोएब अख्तर पर भी बात करेंगे, और फिर भारत को अब अपने मुंह की खुद खाना पड़ रही है, अपनी बर्बरियत का सामना खुद करना पड़ रहा है, कैसे करना पड़ रहा है उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मैंने कहा था ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे तो अब ज़रा कानून साजी वाले हवाले पर भी बात कर लेंगे। हुकूमत के इत्तेहादियों ने घबराना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला और तब्दील होती सूरत हाल में काफ लीग और MQM नई सफ़बंदी शुरू कर दी है। काफ लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खूब गिले शिकवे हुए हैं। कामिल अली आगा ने खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी हुकूमती रवैये पर नाला हैं। वैसे तो वो काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन बहरहाल वो इस इजलास में ज़रा खुल के सामने है। उन्होंने कहा कि 3 साल से हम इनका साथ निभा रहे हैं लेकिन ये नहीं निभा रहे। ये बहुत बड़ा जुमला है परवेज़ इलाही साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान की जानिब से। पंजाब की इंतज़ामिया हमारे कारकुनान के साथ नारेवा सलूक कर रही है। हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट इलेक्शन ही काफ़ी है। हो फैसल भाई, जिस तरह का बयान, मतलब परवेज़ इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान, एक बड़े जाने माने और वो पैचअप करवाने के बड़े माहिर, इस सिचुएशन में भी वो शहबाज शरीफ साहब के घर गए थे जब वालिदा का इंतकाल हुआ और आपने सारी वो चीज़ें ख़ुद भी देखी। ये बयान आना कि हम साथ निभा रहे हैं
वो नहीं निभा रहे। ज़रा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे तो थोड़ा आगे चल के ये जो इत्तेहादी एकदम से टर्न ले रहे हैं, ये बीच में लेते रहे हैं कई बार, कभी बजट का मामला हो हल्कों के, कभी कुछ मामला हो, लेकिन ये जो टर्न है कि नारवा सलूक भी कर रही है गवर्नमेंट पंजाब, और ये भी मामला सामने आया कि वो कह रहे हैं कि साथ नहीं निभा रहे। देखिए बिल्कुल जो इत्तेहादी हैं वो जो है वो नज़र आ रहे हैं कि उनमें जो है तफरीक आती जा रही है। जो हुकूमत का इत्तेहाद था वो टूटता नज़र आ रहा है और मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ भी सकती है। उसमें सबसे बड़ा शिकवा जो था वो जो मुस्लिम लीग काफ का था वो ये था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का वक्त नहीं दिया जाता, और 3-3 महीने तक ये इनके रहनुमाओं के अपने बयानात हैं कि 3-3 महीने तक वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो रखी गई कि वज़ीर-ए-आज़म मिलने का वक्त नहीं, लेकिन नहीं दी गई। उसके साथ जो चीज़ें वो जो मसाइल बयान करते थे उन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा था। जब अब सारी सूरत हाल तब्दील हो रही है और हुकूमत जो है जो कुछ अर्सा पहले तक फ्रंट फुट पे खेल रही थी, अब वो बैक फुट पे जाने पे जो है मजबूर है, तो इस बदलती सूरत हाल का जो इत्तेहादी है वो भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जिस तरह के चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, महंगाई है, मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज जो है वो सामने आ रहे। माजी करीब में आपने देखा कि कितने दिन जो है वो पंजाब की क्या सूरत हाल रही। तो इस सारी सूरत हाल में इत्तेहादियों ने भी पार तोलना शुरू कर दिया कि उनका मुफाद कहाँ पे है और उन्हें जो नई सिमत है वो कौन सी नज़र आ रही है। इस हवाले से सोच विचार शुरू कर दिया है। EVM का मामला बहुत बात का है कि EVM का क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत सारी कोशिशों के बावजूद EVM पे इत्तफाक राय भी कर पाएगी। अपोजिशन कभी नहीं मानेगी EVM पे। उसके साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी इस पर कभी भी नहीं मानेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों में एक तो हो गया काफ लीग, उसने वाज़े तौर पर कहा जी हम डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। दूसरी MQM जो है वो भी जब पाबंदियों के हवाले से जो है वो बरमला बोली है, मुख्तलिफ जो इजलास हुए हैं हुकूमती इत्तेहाद के, उसके साथ साथ आज जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है, यूनिफिकेशन की बात हो रही है, उसमें बड़ी अहम मुलाकात हुई है दुबई में, वो है फारूक सत्तार और इशरत उल इबाद साहब की। कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि क्या नई सिमत है और ये MQM क्या करने जा रही है और MQM किस पावर को चाहती है जो कराची में उसको हासिल हो और उसके लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमती इत्तेहादी उस तरह साथ नहीं है जिस तरह पहले दिन थे। हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त अपना मुफाद देखेंगे, वो अपनी सिमत का तयन करेंगे, वो मुस्तकबिल की सियासत को देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। अगर ये कहें कि हुकूमती इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर साथ हैं तो मुश्तरका इजलास कभी भी मुलतवी ना किया जाता और उसी दिन जो है वो सारी कानून साजी हो जाती। अपोजिशन की तरफ आना हुकूमत का और उसमें स्पीकर को जो है वो बीच में डालना और स्पीकर का खत लिखना, ये सारी इस बात के इशारे हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ मामला है। चले जी, मुझे और सिराजी साहब ये बताएं, MQM की ज़ुबान भी बड़ी लड़खड़ा रही है जी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत पर एतमाद है लेकिन वो घबरा रहे हैं, चाहते हैं अदम एतमाद का इजहार बंद कमरों में कर लिया जाए, ऐवान में ना करना पड़े। ठीक है, पड़े वाला वर्ड याद से थोड़ा। उन्होंने कहा कि 3 बरसों में तब्दीली के असरात दिखाई नहीं दिए। वफाकी हुकूमत से मसाइल पर कई बार बात हुई। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि कानून साजी के लिए MQM को भी अपनी राय का इजहार करने दें। मतलब इजहार नहीं करने दिया जा रहा। असल MQM ना बड़ी अक्लमंद जमात है। MQM की हद तक बात करें ना, इससे मालूम होता है कि जो भी हुकूमत आती है ना, पहले 2-2.5 साल उसके हनीमून पीरियड होता है। ठीक है, उसमें तनकीद भी नहीं होती, मीडिया भी पिछली गवर्नमेंट पे भी डाल देते हैं। हाँ, मीडिया भी हाथ हौला रखता है वैसे भी, और कहा जाता है कि इनको डिलीवर करने दें, इनको पॉलिसी बनाने दें, फिर पिछली गवर्नमेंट की बात आती है। तो जैसे ही 2-2.5 साल गुजर जाते हैं, ये इक़्तिदार के मज़े चख लेते हैं, ये इन्होंने जो वजारतें लेनी होती हैं वो ले लेते हैं, जो इन्होंने मामलात करने होते हैं वो कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर ये अवामी सियासत करना शुरू कर देते हैं। फिर ये कहते हैं जी हम पे अवाम का बड़ा प्रेशर। और भैया आप पे 2 साल पहले अवाम का प्रेशर नहीं था, जब चीज़ें महंगी हो रही थी, जब बिजली वहाँ पे बिजली नहीं मिल रही थी, जहाँ बारिश में करंट से लोग मर रहे थे, आप पे अवाम का प्रेशर नहीं था। अब जब आपने देखा हुकूमत कमज़ोर हो रही है, अब ये वो लोग हैं ना, जब कश्ती पे बोझ बढ़ता है ना तो ये साथ डूबना नहीं चाहते होते ना, ये उतर जाते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि हम पे ना आए। हम तो कह रहे हैं जी हम तो अवामी मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई अब काहे का अवामी मफाद? आप अगर उस वक्त अवामी मफाद नहीं था तो इस वक्त तो आप पर्सनल मफाद, क्या आप अवामी मफाद की भी बात करते हैं पर्सनल मफाद के लिए? पहले आप पर्सनल मफाद हासिल करते हैं, फिर अवाम वो फेस सेविंग करते हैं, अवाम को सामने लाते हैं और कहते हैं जी देखें जी हम तो जा रहे हैं, फिर आप नाराज होते हैं, फिर आप राजी होते हैं, फिर कुछ वजारतें मिलती हैं, फिर आप राजी होते हैं। तो MQM तो बड़ी उस तरह की सियासत कर रही है और ये खासा रहा है थ्रू आउट। अगर देख लें जो है इनके जो पहले सरबराह थे वो भी कभी फ़ोन पे नाराज़ हो जाते थे, फिर
राजी हो जाते थे। तो थ्रू आउट एमक्यूएम तो इसी तरह रही है। जहाँ तक काफ लीग की बात की तरफ मैं आना चाहता था, अगर आपने लेना एक चीज मैं आप ही की बात से जोड़ते हुए, चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, अब्दुल गनी काकड़ साहब, इत्तेहादी मुझे ये बताएं जो इस वक्त बकिया इत्तेहादी मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान में, क्या सिचुएशन है उस इत्तेहाद की, और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं इस इत्तेहाद की? देखिए, जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है बलूचिस्तान की, इसमें अभी तो इतने दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं क़ुद्दूस मिज़ंजो की हुकूमत में, वो उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि यही वजह आपने देखी होगी कि अभी तक जो कैबिनेट है बलूचिस्तान की, उसमें हरबर्दारी की तकरीब तो भी है, लेकिन किसी भी वजीर को महकमा नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि क़ुद्दूस मिज़ंजो के जो इत्तेहादी हैं वो उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक वजारतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क़ुद्दूस मिज़ंजो की इतनी विल नहीं है कि वो इन सबको खुश कर सकें, क्योंकि कई मामलात ऐसे हैं जिसमें उनको बाकी जमातों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, और वो लोग भी खासकर जिन्होंने इस अदम एतमाद की तहरीक में उनको यहाँ पे सपोर्ट फराहम किया। तो यही वजह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है ये अभी एक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है, और ये जो इख्तिलाफात है ये वजारतों की हद तक भी है, और इसके साथ साथ PSDP की जो स्कीमात है उसकी हद तक भी है। और आपने देखा कि पिछले दिनों ये दावा भी सामने आया कि बलूचिस्तान में जो सूबाई खजाना है वहाँ पे इतने फंड्स नहीं हैं कि वो जो PSDP की स्कीमें हैं उनको प्रोसीड किया जा सके, लेकिन फिर बाद में जाम कमाल ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के खजाने में इस वक्त 50 अरब से ज़ायद की अमाउंट वहाँ पे पड़ी हुई है, और अगर ये हुकूमत चाहती है कि वाकई डिलीवर करे तो उस रकम को यूटिलाइज किया जा सकता है यहाँ पे तरक्याती अमल के लिए। लेकिन ये चूंकि सिर्फ दावे ही हैं और अमली तौर पर जब तक इकदाम नहीं उठाए जाते ये मामला बेहतर नहीं हो सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ये मौजूदा जो हुकूमत बनी है इसने न सिर्फ यहाँ पे जो बड़े पैमाने पर तबादले हैं वो शुरू कर रखे हैं, बल्कि यहाँ पे तरक्याती अमल जो कि जाम कमाल के दौर में शुरू हुआ था वो आप ये समझे कि मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से ये शिकायत भी सामने आई हैं कि जो ठेकेदार थे उन्होंने कुछ शहरों पे वहाँ पे जब काम शुरू किया तो ये जो हुकूमत बनी है इसने फंड्स रोक दिए, और उनके फंड्स की रुकने की वजह से वहाँ पे अभी वो काम जो है वो तातुल का शिकार है। अच्छा अब्दुल गनी काकड़ साहब, एक चीज और इसमें जरा अब्दुल गनी काकड़ साहब छोटी सी एक चीज भी ऐड कर दें थोड़ा सा हमारी नॉलेज के लिए भी, मतलब मुसलसल नाराज हुकूमत चल रही है बलूचिस्तान में जब से ये हुकूमत बनी है, अब ये नई भी बन गई है, ये भी नाराज चल रही है। अगर ये भी अगले 1.5-2 साल नाराज चलती है तो ये जो PSDP है या जो NFC अवार्ड का मामला है, मिल गए पैसे, ये लगेंगे कहाँ, काम कैसे होगा? बड़े तरक्याती मंसूबों में रोड्स बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। फिर जो एक ज़माने में खजूर सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में मौजूद थी वो भी अब नहीं रही, तो हम ना तो उसके जो प्लांट्स हैं वो लगा पाएंगे और ना ही हम कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाता देखेंगे, तो करेंगे क्या इस 1-1.5 साल में? देखिए, ये यकीनन बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें एक तो बुनियादी बात ये भी है कि अरसलान जब बलूचिस्तान के सूरत हाल को लोग जानते हैं, यहाँ के जो हालात से जब वो आगाही हासिल करते हैं तो वो सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ होती है उस सूरत हाल से जिसकी हुकूमत यहाँ पे मंजरकशी कर रही होती है। आपने यहाँ पे खजूर की बात की, खजूर हमारी एक प्रोडक्ट है बलूचिस्तान की जो मकरान बेल्ट में पैदा होती है, और आप देखेंगे इस बेल्ट में इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि PTI की मौजूदा जो हुकूमत है वो जब इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे डिवीजन को हम नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेंगे ताकि बिजली वहाँ से जो, चूँकि अक्सर जो ये इलाके हैं वहाँ से बिजली ईरान की बिजली यूटिलाइज होती है, और ईरान इस वक्त खुद क्राइसिस का शिकार है। वहाँ पे जो सैंक्शंस है US के, तो उन सैंक्शंस की वजह से कई मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से ईरान अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए गुज़श्ता ये जो अभी कुछ चंद माह पहले की बात है, यहाँ पे कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे लोग सरापा एहतजाज इसीलिए थे कि वहाँ पे बिजली का बहरान था, बिजली नहीं थी। इसी तरह फिर यहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे अहम पहलू ये है कि बलूचिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात ये थी पहले कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद हुकूमत ये दावे कर रही है कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगी, CPEC प्रोजेक्ट की आड़ में भी और दीगर मुख्तलिफ जावियों से भी, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने की तो बात शायद बहुत दूर है, लेकिन जो इस वक्त
जो कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी, जिन्होंने अप्लाई किया था बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी भी हमें इत्तलात मिली है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो ये सोच रही हैं कि वो अपने जो ये मामला थे उनको वापस बगैर मुकम्मल किए यहाँ से चले जाए, क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट की आड़ में कई मामला ऐसे सामने आए हैं जो मुकम्मल नहीं हुए हैं और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत दूर करने में नाकाम हुई है। फिर यही वजह आप देखी होगी कि जो गवादर के इलाके में लोग हैं, जो एक मरकज़ है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वहाँ से भी लोग रोते हुए दिखाई देते हैं कि वहाँ पे न तरक्याती अमल आगे बढ़ रहा है, न मुकाबली लोगों को वो उनके साथ जो इंसेंटिव्स की बात की गई थी कि इक़दाम किए जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, वो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिए। फिर आपने देखा कि इस वक्त गवादर की हालत ये है कि वहाँ पे जो मुकाबली लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो पानी की जो ज़रूरत है उसके लिए, चूँकि पानी की बहुत शदीद किल्लत है, साफ पानी वहाँ पे दस्तियाब नहीं है, तो जो लोग पानी मंगवाते हैं 15,000 से 10,000 के करीब एक टैंकर पानी वहाँ पे मुकामी लोगों को मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 15,000 का एक टैंकर वाटर उनको मिलेगा तो वो किस तरह उनको ज़रूरियात अपनी किस तरह पूरी कर सकते हैं महंगाई के इस दौर में। तो यही वो सूरत हाल है जिसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि उन दावों को उस हद तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है जिसके फिर दूर रस नताइज जो है वो यहाँ सामने आ सकते हैं। चले, यही बात है कि जब आप तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद न करें तो पानी से लेकर खाने पीने तक और सड़कों से लेकर कारोबार तक हर चीज़ मुतासिर हो रही थी। अदनान शाहिद ज़रा बताइएगा, जहाँ पर 2000 से ज़ायद सीट्स पर इलेक्शन है, 42,000 से ज़ायद उम्मीदवार खड़े हैं इस इंतखाबात में, ज़्यादा तगड़ी जमात कौन है जिसने ज़्यादा काम किया है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल अरसलान भाई, देखें बल्दियाती इंतखाबात का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हर इलाके से या पार्टी वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी उम्मीदवार जो है वो मैदान में उठते हैं। मौजूदा हुकूमत से लोग जो है वो काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। अगर आप वज़ीर आला महमूद ख़ान की बात करें तो वो इस वक्त ज़ोर शोर से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो बाकायदा तौर पर दौरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप पेशावर का जलसा उठाकर देखें तो इतना बड़ा मजमा जो है वज़ीर आला कब ना बुला सके। आज कर्क में जलसा हुआ है, कर्क में भी जो लोग हैं वो इंतहाई कम थे। पिछले हफ्ते सर वक्त की कमी है अदनान, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे ये बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अदनान शाहिद पेशावर से, अब्दुल गनी काकर साहब कोयटा से और इस्लामाबाद से हमारे दोस्त फैसल हकीम साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ मौजूद थे, ओन शिराजी साहब मौजूद थे, कामरान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।